रिजोल्यूशन का ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन। बुक्स ऑफ द फर्म dissolution account नेसेसरी नहीं है 2 अकाउंट करना, एक अकाउंट भी सफिशिएंट होता है, मतलब सिंगल कॉलम भी सफिशिएंट होता है। फर्स्ट स्टेज क्या बोला था मैंने, सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कीजिए। कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को? जो जो बुक्स में रिकॉर्डेड है वो क्लोज कीजिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कोई आइटम अनरिकॉर्डेड है उसको रिकॉर्ड करके क्लोज कीजिए ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सिंपली क्लोज कीजिए, कुछ आइटम छोड़ के जो कैपिटल अकाउंट में क्लोज होगा। मतलब मैक्सिमम अमाउंट डिसोल्यूशन अकाउंट में क्लोज होता है, लेकिन कुछ कुछ आइटम रिजर्व, पास्ट लॉसेस, ये सब कहां पर क्लोज होता है? कैपिटल अकाउंट में। टू बाई एसेट क्लोज करने के लिए आप जानते ही है आपको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। तो मशीन और क्लोज करने के टाइम ऑलवेज याद रखना जो बुक वैल्यू है उसी को ही मैं क्लोज करूंगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मशीनरी शो करता है 40,500, मतलब मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसमें टू बैलेंस आएगा 40,500, उसको क्लोज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मशीनरी क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा? डिसोल्यूशन अकाउंट। बा डिसोल्यूशन तो नहीं, रियलाइजेशन। जर्नल क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, हाउ मच? 40,500। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट स्टॉक, इन्वेस्टमेंट स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को क्लोज करिए। इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू क्या है? सर अनरिकॉर्ड है, अनरिकॉर्डेड भी तो एक है। मैंने क्या बोला? जो आइटम बैलेंस शीट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है उसको ही क्लोज करना पड़ेगा। क्या बोला? जो आइटम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट करता है उसको ही आपको क्लोज करना पड़ेगा। जो अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अवेलेबल नहीं है उसको रिकॉर्ड करके क्लोज करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। सो बेटर उसका सेटलमेंट के टाइम एंट्री होगा, लेकिन यहां पर जो जो आइटम रिकॉर्डेड है उसको ही क्लोज करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट जो रिकॉर्डेड है उसको ही क्लोज करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इज एसेट, डेबिट बैलेंस, उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट, तो डेबिट किसको करूंगा? रियलाइजेशन 20,800। मार्केट वैल्यू क्या है वो आपको देखना ही नहीं है, सिर्फ बुक वैल्यू में क्लोज करना है, बिकॉज बुक वैल्यू में ही रिकॉर्डेड है और बुक को ही क्लोज करना है, इसलिए उसको ही आप क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे एज द केस में भी। स्टॉक कितना? कितना स्टॉक? 7,500। बहुत लोग डाउट करता है स्टॉक के साथ अकाउंट लिखूंगा और नहीं, आप बिना लिखे स्टॉक लिखेंगे तब भी चलेगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो सरेंडर वैल्यू है उसमें ही लिखना है। टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट कितना? 14,000।
डेटर्स, वेरी इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट इनवेरिएबली क्या करता है, डेटर्स का अमाउंट लिखता है 8700। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था डेटर्स आपका 9300 ही है। ये प्रोविजन लेस करने का मतलब ये नहीं है डेटर्स रिटर्न ऑफ हो रहा है। प्रोविजन लेस करने का मतलब है इट इज अ वे ऑफ डिस्क्लोजर, जहां पर प्रोविजन जो कि बेसिकली लायबिलिटी है वो डेटर से लेस करके ही प्रेजेंटेशन ही आ जाता है। इसका मतलब कभी नहीं होता है लेस करने का मतलब डेटर्स माइनस हो चुका है ना। वो प्रेजेंटेशन करने के लिए प्रोविजन जो लायबिलिटी में होना चाहिए वो प्रोविजन को डेटर से माइनस करके लिखते हैं। सो दैट्स द वे ऑफ टेक्निक। सो डेटर्स 9300 ही रिकॉर्ड होगा। टू डेटर्स, $9,300 बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट। वो लायबिलिटी है, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा क्रेडिट रियलाइजेशन। प्रोविजन फॉर बैड डेट, हाउ मच? प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल तो 600। एनी अदर? बैंक, मैंने बोला था बैंक, फिक्टिशियस एसेट, रिजर्व सरप्लस कभी भी हाथ मत लगाना। उस कैपिटल, कैपिटल तो सवाल नहीं है, मैंने एसेट लायबिलिटी को क्लोज करने के लिए बोला है। कैपिटल के लिए कैपिटल का अकाउंट होगा वहां पर क्लोज होगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, सर एसेट है क्लोज करूंगा ना, उसका कोई रियलाइजेशन नहीं होता, इसलिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को यहां पर नहीं क्लोज करेंगे, वो कैपिटल अकाउंट में क्लोज कर देंगे। लायबिलिटी में क्रेडिटर 16,500, सर कुछ अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स भी तो है, इग्नोर। मैंने कहा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो जो फिगर है उसको कैंसिल करने के लिए मुझे जो करना है मैं करूंगा। तो क्रेडिटर्स का 16,500 जो क्रेडिट है उसको कैंसिल करने के लिए बाई क्रेडिटर्स। मैं फिर से बोल रहा हूं क्रेडिटर्स बोल के कोई अकाउंट नहीं होता है, तो यहां पर का मतलब है सन्डे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर का नाम होता है, क्रेडिटर्स डेटर्स बोल के कोई अकाउंट नहीं होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सन्डे डेटर्स एंड सन्डे क्रेडिटर्स। मिसेस एम्स लोन, देखिए कैपिटल और लोन, ये लोन आपके लिए लायबिलिटी है, तो मिसेस एम्स लोन को एम्स लोन की तरह ही लिखेंगे। मिसेस एम्स लोन बाय मिसेस एम लोन, वो आपका लायबिलिटी ही है, कैपिटल नहीं है। 4,000 मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लोज हुआ, सेटलमेंट नहीं हुआ है अभी तक, सेटलमेंट के मैंने बात भी नहीं किया है। लाइफ पॉलिसी रिजर्व, देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो रिजर्व फंड है वो आपके लिए जरूरी नहीं है, तो इस लाइक अ रिजर्व, तो उसको कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व वो भी कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो भी कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एनी काइंड ऑफ प्रोविजन विच इज नॉट नेसेसरी, इट इज अ रिजर्व, और इस रिजर्व को रिजर्व की तरह ट्रीट करना है, कहां पर? रियलाइजेशन में नहीं, कैपिटल अकाउंट में आपको ट्रांसफर करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब कैपिटल अकाउंट करूंगा तब मैं देखूंगा। तो यहां तक मेरा रियलाइजेशन होता है, लेकिन रियलाइजेशन का और भी एक पार्ट बाकी है। क्या? मैं दिखाता हूं आपको। होप मुझे एक चीज मिल जाए, ना मिल नहीं मिलेगा, चांसेस है मिल जाने, देन इजी होगा मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। चलो, नाम क्या है? एम एन ओ, एम एन ओ, बाई बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 40,000, 20,000,
आप चाहे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट फॉरवर्ड ही बेटर रहेगा, नॉट डाउन। कितना 11,500 ओ बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। कौन सा रेशियो में जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। तो जनरल रिजर्व है 6,000, वेरी गुड। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कैपिटल अकाउंट में 6,000 in 3:2:1 beta. Anyone in the class? 3,000, 2000, 1000. 2,000, 1,000. रिजर्व के बाद लाइफ पॉलिसी रिजर्व 14,000। लाइफ पॉलिसी रिजर्व बाई लाइफ माने जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व कितना 14,000 in 3:2:1। कोई फिगर बोलेगा मुझे? 7,000 बोलो। 4,667. 2,333. लाइफ पॉलिसी के बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 13,000 बाई इन्वेस्टमेंट रिजर्व। बोला इन्वेस्टमेंट रिजर्व क्या है? इन्वेस्टमेंट रिजर्व कितना 1,000? 13,000. in 3:2:1। Anyone? 6,500. 6,500, 4,333. 4,333, 2,167. 2,167. 167. Okay. 2 PL suspense. 2 now advertisement suspense. Advertisement suspense account. Advertisement suspense account. Advertisement कितना? 5100 5,100 in 3:2:1। बोलो तो कितना? 5,550. सॉरी 5,500. 550 sir. No sir, 2,500. 2,550. 2,550, 1,700. 1,700. 850. Yes sir. 13 So 1,700. 1700 है. और ये 850. 850. ठीक है। Yes sir. तो देखिए
ध्यान से, बैंक छोड़ के मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जनरल रिजर्व, एम्स लोन, लाइफ रिजर्व, क्रेडिटर, सब क्लोज हो चुका है. यस और नो? Yes, sir. तो first step over, all asset liabilities items to be closed down. Now next item शुरू होता है settlement. बेच के क्या आएगा? तो मशीनरी फर्स्ट एसेट है, देखिए उसको बेचा है. यस, मशीनरी स्टॉक सेल करके आया है 7000, मशीनरी 53800. तो रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक आएगा. अब बुक का वैल्यू तो मैंने क्लोज कर दिया, अब पैसा आ रहा है. पैसा आने का मतलब बैंक अकाउंट डेबिट होगा. क्रेडिट कहां पर करेंगे? नेचुरली कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन कैपिटल अकाउंट में तो नहीं जाएगा, हम लोग रियलाइजेशन में क्रेडिट करेंगे. तो बाई बैंक बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट कितना? स्टॉक 7000, स्टॉक मशीनरी, स्टॉक 7000. कोई मशीनरी बोल सकता है 53800? देखो तो, हाँ एकदम राइट, 53800. टोटल 60800. इज इट ओके? Yes, sir. तो दो एसेट का रियलाइजेशन हो गया, मशीनरी, इन्वेस्ट, स्टॉक. उसके बाद अच्छा, और एक ऑटोमेटिकली आना चाहिए, मैंने इग्नोर किया. 14000 सरेंडर वैल्यू ऑफ लाइफ पॉलिसी. इंश्योरेंस कंपनी तो पैसा दे देगा. लाइफ पॉलिसी, पॉलिसी वैल्यू नहीं, सिर्फ सरेंडर वैल्यू. हाउ मच? 14000, 74800, 74800. सर पॉलिसी का कौन सा वैल्यू लेंगे सर? ऑब्वियसली, अरे पॉलिसी वैल्यू तभी एक्टिवेट होता है किसी का मौत. नहीं तो अगर यही सिस्टम रहेगा, लोग पार्टनरशिप बिजनेस ओपन करेंगे, लाइफ पॉलिसी लेंगे, एक साल बाद पॉलिसी को, पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर देंगे, बोलेगा मुझे पूरा पॉलिसी वैल्यू दीजिए. ये सिर्फ मौत सरेंडर की वैल्यू होता लेंगे है, ना सर? लाइफ ऑफ द फर्म नहीं, लाइफ ऑफ द पार्टनर. तो डिसोल्यूशन में क्या किसी का मौत होता है? सर सरेंडर वैल्यू एक बार देखिए ना कितना है, 12000 है. कहाँ है? कहाँ दिया है? ओ देन 12000 होगा. इट विल बी देन 100% 12000. मैंने सोचा तुम पॉलिसी वैल्यू के बारे में पूछ रहे हो. ठीक है. नाउ इन्वेस्टमेंट बाकी है, स्टॉक्स, लाइफ पॉलिसी हो गया. अच्छा, एम टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट 17500. एम ने क्या किया है? इन्वेस्टमेंट को लेके चला गया है. तो इन्वेस्टमेंट का पूरा क्रेडिट कितना में लेके गया है? 17500. तो मैं क्या करूंगा? रियलाइजेशन को अब क्रेडिट करना पड़ेगा, और कैप जो लेके जा रहा है उसको क्या करेंगे? उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे. एम अकाउंट, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर. कोई पार्टनर अगर इन्वेस्टमेंट लेके जाता है तो क्या एंट्री होता है? इन्वेस्टमेंट तो मेरा नहीं है, तो पार्टनर्स कैपिटल को तो डेबिट करेंगे ही. टू कैपिटल के जगह हम लोग क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को. टू इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट के जगह हम लोग रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे. इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर कितना? 17500. उसने और एक काम किया है, डिस्चार्ज द वाइफ लोन. वो जो वाइफ लोन था उसको पेमेंट किया है. तो वाइफ लोन तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और नहीं है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया. तो जो भी सेटलमेंट होगा थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट.
तो वाइफ लोन्स उसने ले लिया तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन टू एम अकाउंट होना चाहिए था वाइफ लोन टू एम, लेकिन वाइफ लोन को तो मैंने क्लोज कर दिया, तो उसकी जगह क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम अकाउंट। एम को तो क्रेडिट होना ही है बिकॉज उसने लोन को टेकन ओवर किया। मीन्स लोन टेकन ओवर। कितना लोन का अमाउंट है, 4000 को मान के चलता हूं, 4000 ही टेकन ओवर हुआ है। सर हाँ बोलो। एक बार जो अकाउंट क्लोज कर देंगे उसको फिर और लिख नहीं सकते? ना, एकदम नहीं। तो क्लोज करने का मतलब ही क्या है, अगर क्लोज नहीं करते हैं, तुम अगर वाइफ का लोन ओपन करते तब वाइफ का लिए लोन का वहां पर लोन में ट्रांसफर करते हैं। आप तो पूरा रियलाइजेशन में एसेट को क्लोज कर चुके हैं, तो उसके लिए जो भी रियलाइजेशन सेटलमेंट होगा थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट में ही होगा। यस सर, ठीक। स्टॉक वाज रियलाइज फॉर ₹7,000, मशीनरी हो गया, वाइफ का लोन हो गया, लाइफ पॉलिसी हो गया। ABC में नो प्रॉब्लम। डी, N took over the debtors amounting to ₹5,000 at 4,000। सेम चीज, डेटर्स को मैंने क्लोज कर दिया है, मुझे पता ही नहीं है, डेटर्स अब अनरिकॉर्डेड हो चुका था, तो N took over क्या कर रहा है, N took over the debtors, तो इन कैपिटल अकाउंट इफेक्ट आएगा कितने में, कितना का डेटर्स ले रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना प्राइस में सेटल हो रहा है, 4,000, तो वही लिखेंगे इन्स कैपिटल अकाउंट बाई इन अकाउंट। डेटर्स टेकन ओवर, टेकन 5,000 का डेटर्स कितने में लिया है, 4,000। उसके बाद कुछ बोला है, however the remaining debtor realized 50% at their book value। remaining जो डेटर्स है by bank account debtors realized कितना, टोटल डेटर्स था 9,300, सेटलमेंट हुआ है 5,000 का डेटर्स 4,000 में, तो बैलेंस सेटलमेंट के बाद कितना अनसेटल था, 9,300 माइनस 5,000। स्टूडेंट गलती से 9,300 माइनस 4,000 करके बैठेगा, पूरा गलत, बिकॉज मेरा डेटर्स था 9,300 माइनस 5,000, मेरा क्या हुआ, 5,000 ऑलरेडी सेटल हो चुका है, तो डिफरेंस जो है वही मैं क्या करूंगा, सेटल करूंगा इनटू 50%। कितना आ रहा है, बोलो, 2150। लगे हाथ में एक चीज बता देता हूं, बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा ये लाइफ पॉलिसी इन्वेस्टमेंट रिजर्व को रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया है वैसे वहां पर दे देना, वो भी करेंगे तो आंसर आपका आएगा, लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं करता हूं। मैं ऑलवेज मानता हूं अगर रिजर्व है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल में ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो दैट्स व्हाई मैंने कैपिटल अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट किया है। डेटर्स हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 800, तो इट इज अ एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस है तो चलिए टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन expenses 800। next, unrecorded investment 6,000 in the books was taken over by one of the creditors at the same value and the paid off the remaining creditors। देखिए एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था, वो एक क्रेडिटर्स लेके चला गया, तो मेरे लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं आया, मेरे पास से कुछ पैसा गया भी नहीं। डेटा अगर ये बोलता है इन्वेस्टमेंट सेल करके 6,000 रुपए आया है अनरिकॉर्ड, तुम रिकॉर्ड करता, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया 6,000 से तो रिकॉर्ड करता, लेकिन मेरा तो कोई पेमेंट हुआ ही नहीं,
मतलब मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई पैसा आया नहीं, वो इंटरनली एडजस्टमेंट हो चुका है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट का हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रिकॉर्ड करके कैंसिल करने का भी कोई मतलब नहीं है। वो लोग जो क्रेडिटर्स के साथ सेटलमेंट हो चुका है उसका भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज मेरा कोई कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, कोई एसेट लायबिलिटी मेरा चेंज नहीं हुआ है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ, जितना क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा उसके बाद उसको मैं ऑब्वियसली करूंगा। क्या होगा देखो, आपका टोटल क्रेडिटर्स था आई थिंक 16,500, उसमें एक 6,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट कोई क्रेडिटर्स लेके चला गया है, तो बाकी कितना पेमेंट करना पड़ेगा बोलिए तो? बाकी कितना पेमेंट करना पड़ेगा? टोटल क्रेडिटर्स था 16,500, सर 10,500। 8,500 आपको क्या करना पड़ेगा? फाइनली पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप किसका एंट्री देंगे? जो 10,500 उसका ही एंट्री आप लोग देंगे। तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स पेड, कितना क्रेडिटर्स पेड बोलो 10,500 माइनस सर। टोटल 10,500। क्रेडिटर है 16,500 जो एक्सटर्नली सेटल हो चुका है 6,000 लेके। तो मुझे अल्टीमेटली मेरा अकाउंट इफेक्ट होता है, एग्जिस्टिंग अकाउंट बैंक एंड कैपिटल कौन इफेक्ट हो रहा है? बैंक। तो उसके लिए एंट्री देना पड़ेगा कितना? 10,500। क्लियर और नॉट? क्या लॉस आया है, क्या प्रॉफिट आया है, कुछ नहीं देखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट से आ जाएगा। और कुछ है? नो। चलिए, प्रॉफिट और लॉस क्या आ रहा है देखिए, सर बोलो। सर पार्टनर जो इन्वेस्टमेंट और डेटर वेटर ले गया उसका कैपिटल अकाउंट में नहीं किया। 100% एंट्री होगा, मैं इसके बाद ही करूंगा। 100% एंट्री होगा, ये एम एन और एम दोनों तीनों का ही एंट्री होगा 100%। एम अकाउंट का 17,000 चलो बोल रहे हो तो लिख देते हो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेके गया था तो कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखोगे? इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर कितना बोल बेटा? 17,500। 17,500। देन और एक डेटर्स टेकन ओवर, डेटर्स टेकन ओवर कितना? ए ने 4,000 बाई एम अकाउंट लोन सेटल्ड, लोन सेटल्ड कितना? लोन था 4,000, सर एम अकाउंट क्यों लिखे सर? एम ने ही तो सोल्ड किया था। ओ रियलाइजेशन होगा, अच्छा। डन। और कुछ है? नो। चलो प्रॉफिट और लॉस निकालो। $600 plus 16,500 plus 4,000. 1,17,550. Sorry, 1,17,550. माइनस करके बाद फिगर बोलना। 1,17,550, 1,17,550 टू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट देखो तो क्या आ रहा है? 10,150.
माइनस करने के बाद Yes, sir. 10,150, 40,500, 20,800, ठीक है 7,500, 9,300, 4,800, 4,800, 10,500, 10,150 फिगर ठीक है, यस सर डिवाइडेड बाय 6, एम कितना 3/6, n 2/6, o 3/6, 1/6, बोलो 5075 5075 3383 3383 1691 चलो जी सर 92 कर दिए सर 92 होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट अमाउंट बोलो 5075 75 3383 3383 1692 3383 83 1692 1692 1692 डन टू बैंक अकाउंट और तो कुछ नहीं है सब कुछ तो क्लोज हो चुका है कुछ बाकी नहीं है सब सेटलमेंट हो चुका है ऐसा कोई आइटम बाकी है देखो सब क्रेडिटर्स लोन पॉलिसी रिजर्व मशीनरी इन्वेस्टमेंट लाइफ पॉलिसी स्टॉक डेटर्स बैंक छोड़ के एडवर्टाइजमेंट सिर्फ बैंक का पेमेंट फाइनल पेमेंट बोलो टोटल बोलो Sir, M का total 65,575. 65 575. 575 और M का balance 45,525. 45,525 525. इनका सर 34383 बाई बैलेंस बाई बैंक अकाउंट फाइनल इंट्रोडक्शन बोलो अच्छा 65,575 इनका बोलो टोटल 34,383. 34,383 उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा 28,683. 683 83. उसका देख लीजिए
1000 minus 2333 minus 2167 minus 1692 5158 5158. Okay, five one five eight. डन. चलिए, और क्या करना पड़ेगा, और एक अकाउंट करना पड़ेगा मुझे, दैट इज बैंक अकाउंट, क्रेडिट. टू बैलेंस, बैंक का तो बैलेंस बाकी था. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस था बैंक का 2150. टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट, sundry assets realized, कितना देखो रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक बोल के 72,800 72,800. डेटर्स रियलाइज्ड 50% डेटर्स रियलाइज हुआ था ना. डेटर्स रियलाइज 2150 2150 to O's account. Introduction, इंट्रोडक्शन कितना 5158 5158 बाई बैंक क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स पेड 10,500. क्रेडिटर्स पेड रेशन 10,000 10,500. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 800 बाई एम अकाउंट बाई एन अकाउंट. फाइनल सेटल, फाइनल पेमेंट फाइनल पेमेंट कितना कत, अच्छा फाइनल पेमेंट 45,525 45,525 45 28,683 28,683 28,683 45,525. और कुछ আর কিছু আছে, एनीथिंग लेफ्ट? क्रेडिटर्स पेमेंट बैंक एवरीथिंग आई हैव डन. अगर फिगर गलत नहीं हो तो बोलो तो कितना डिफरेंस आ रहा है 2150 72,800 2150 5158
82 258 82 258 10,500 सर टोटल 85,508 होगा। दोनों साइड ही। यस सर, क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड कितना है? 85,508। 8 ओ 85 508। 508 डिफरेंस तो होना नहीं चाहिए था। 85 508 सर 85 3250 डिफरेंस है। 3250 डिफरेंस है। 508 माइनस 82 258 कितना? 3250 का डिफरेंस। यस सर। यस सर। 3250 का डिफरेंस कहां से आएगा? एक बार जस्ट चेक। थ्री टू 50 का डिफरेंस क्यों? होना तो नहीं चाहिए। Creditors, the same value of the paid remaining creditors are 10,500. Anything? 5075 5075 38831692। अगर कैलकुलेशन में कहीं पर गलती नहीं हुआ है तो ये 100% मैच करेगा। कोई फिगर आप में आ रहा है जो गलती है? $65,575 minus 2,550 minus 17,500 45,525। टू 8638। कहीं पर आपको लग रहा है फिगर गलत लिखा है सर आपने? पब्लिक इसका दिखाने के लिए बैंक का अकाउंट 5,400 था। यस सर। 5,400 plus 72,800 2150 5158 मैच हो गया सर। मैच हो गया। ये अल्टीमेटली बैंक यही प्रूव है। बैंक का अगर कंप्लीट हो जाए मतलब आपने प्रूव यही है, आपने डबल एंट्री परफेक्ट किया है। एरर किया है तो पता नहीं चलेगा, लेकिन डबल एंट्री परफेक्ट दिया है, येस और नो पता चल जाता है बैंक का मैच होने से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ध्यान से एक बार सुन लो। मैंने एसेट एंड लायबिलिटी को क्लोज किया एज यूजुअल, जैसे करते हैं हम लोग। करने के बाद मैंने उसका पेमेंट सेटलमेंट उसको फॉलो किया। सेटलमेंट एंड पेमेंट फॉलो करने के लिए जो जो मैंने कहा था लास्ट दिन, उसी के बेसिस में ही किया। जो अल्टीमेटली मतलब याद रखना, पेमेंट और एसेट से रियलाइजेशन, जो आपका कैपिटल अकाउंट और आपका बैंक और कैश इफेक्ट होता है उसका ही एंट्री देंगे। जिसका बैंक और कैश और कैपिटल अकाउंट इफेक्ट नहीं होता है उसका एंट्री आप लोग नहीं देंगे। कौन सा वैल्यू से एंट्री देंगे? जो वैल्यू से ही वो इफेक्ट हो रहा है। कोई एसेट कोई लायबिलिटी को लेके चला जा रहा है, आप एंट्री देंगे? नो। अगर उसके लिए मुझे कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है और मेरे पास कुछ पैसा आ रहा है, तो जितना पैसा आ रहा है उसका एंट्री होगा, बिकॉज मैंने एसेट एंड लायबिलिटी पूरा क्लोज कर दिया है। अब जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो होगा उसी का ही एंट्री हम लोग देंगे। ठीक है, क्लियर और नॉट? और रिजर्व के बारे में मैंने क्या बताया है सर? रिजर्व आप चाहे तो आपका
रियलाइजेशन अकाउंट में भी डाल सकते, लेकिन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट.